नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में धर्मशाला सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। देवेंद्र जग्गी पर मुख्यमंत्री ने दांव लगाया है क्योंकि माना जा रहा था कि इस रेस में सबसे आगे देवेंद्र जग्गी चल रहे हैं और मुख्यमंत्री का भी पूरी तरह से जो मन था वो देवेंद्र जग्गी की ओर था। जिस तरह आप जानते हैं कि प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और धर्मशाला सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है क्योंकि धर्मशाला में सीधे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख दांव पर लगी है। अब सुक्खू की साख को बचाने का पूरी की पूरी जिम्मेवारी अपने विश्वास पात्र देवेंद्र जग्गी को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दे दी है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों के अनुसार जो पूरी की पूरी ये बगावत हुई है सरकार में, उसके मुख्य सरगना जो हैं उनके अनुसार सुधीर शर्मा है और सुधीर शर्मा इस उपचुनाव में धर्मशाला से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से धर्मशाला में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही थी। तो आज आखिर में कांग्रेस ने बड़े मंथन के बाद लगातार 2 दिन से ये टिकट होल्ड था। आज जो अभी जो सूचना आई है, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, देवेंद्र जग्गी अब सुधीर शर्मा के सामने कांग्रेस का चेहरा होंगे। देवेंद्र जग्गी के पास हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस दिन यह बगावत हुई थी उसी दिन शाम को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूरभाष के माध्यम से फोन कर देवेंद्र जग्गी को खुला हाथ दे दिया था और उन्हें कहा था कि आप यहां से कमान संभाले। और पिछले 1 माह से देवेंद्र जग्गी ने धर्मशाला का पूरा दौरा कर दिया है। वो लगातार डोर टू डोर से लेकर के गांव-गांव जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने चुनाव प्रचार अभियान को गति दे रहे थे और यही चुनाव प्रचार अभियान अब उनको और मजबूती देगा। ये बात की बात है कि सुधीर शर्मा बनाम देवेंद्र जग्गी मुकाबला कैसे होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जो वहां टिकट के 2 और दावेदार थे जो दौड़ में शामिल थे, सबसे बड़ा चेहरा राकेश चौधरी जो पिछली बार भाजपा के टिकट से लड़े थे, अब की बार वो नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस में टिकट की मांग की थी। अब देखते हैं कि क्या राकेश चौधरी चुनावी मैदान में आजाद उतरते हैं। दूसरी ओर से विजेंद्र करण जो एक बार पहले भी धर्मशाला में उपचुनाव लड़ चुके हैं, उनकी दावेदारी भी मजबूत थी, लेकिन उनका क्या रुख रहता है। देवेंद्र जग्गी के लिए सुधीर शर्मा से पहले विजेंद्र कर्ण, राकेश चौधरी, इन 2 चुनौतियों से निपटना होगा। इनमें क्या वे इन दोनों को अपने साथ चला पाते हैं या कौन इनमें आजाद के रूप में मैदान में उतरता है, उसके बाद ही पूरे के पूरे धर्मशाला के समीकरण आपके सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, देवेंद्र जग्गी को कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला से मैदान में उतार दिया है। सुधीर शर्मा बनाम देवेंद्र जग्गी, सुखविंदर सिंह सुक्खू की पूरी साख का सवाल है। अब देवेंद्र जग्गी किस तरह से चुनौती देंगे सुधीर शर्मा को। आइए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते हैं देवेंद्र जग्गी का। टिकट मिलने के बाद देवेंद्र जग्गी क्या कहते हैं, क्या है उनका धर्मशाला की और विजन और क्या है उनकी सोच। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। क्या कहते हैं देवेंद्र जग्गी। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान। इस समय हम धर्मशाला में मौजूद हैं। धर्मशाला वो विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का जहां से बगावत जो कांग्रेस पार्टी में फरवरी महीने के अंत में हुई, उसकी एक तरह से कहा जाता है कि शुरुआत हुई, बुनियाद रखी गई। और हमसे आज बात करने के लिए चुनावों पर, आने वाले चुनावों पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम जो है यहाँ से उपचुनावों में दावेदारी के लिए, टिकट के लिए काफ़ी चर्चाओं में है। स्वागत है जग्गी जी आपका हमारे। धन्यवाद मैडम जी। तो जग्गी जी, जैसा कि हमें पता है कि आपने वार्ड से लेकर पार्षद हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, जो भी चुनाव आज तक लड़ा, सभी चुनाव जीते हैं। आपका नाम जो फिलहाल चल रहा है विधायकी के लिए, आपको क्या लगता है, क्या धर्मशाला की जनता उसमें भी आपको जिताएगी अगर आपको टिकट देती है पार्टी? देखिए, हमने 2000 से चुनाव लड़ना शुरू किया था और अलग अलग क्षेत्रों में हमने लड़े हैं और जिस भी पोस्ट पे बैठने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, हमने बखूबी वो काम जो पूरा किया। और पिछले 25 वर्षों से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं।
और मैंने बताया आपको कि पहले उप प्रधान, जिला परिषद, काउंसलर, डिप्टी मेयर, मेयर, फिर काउंसलर। तो जो हमारा कार्य क्षेत्र था वहाँ पे हमने बेहतरीन देने की कोशिश की और लोगों का प्यार हमें लगातार मिलता रहा। तो देखिए, पिछली बार हम लोग जब हमारा अपना वार्ड रिज़र्व हो गया था तो पार्टी ने मुझे दूसरे वार्ड से लड़ने के लिए कहा और वहाँ से मेरे को पार्टी सिंबल पर चुनाव मैंने लड़ा और जीता भी। तो मुझे लगता है कि ये लोगों का प्यार है, जिसका उनका आशीर्वाद है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, अगर एमएलए का टिकट आपको मिलता है यहाँ से, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी देती है, तो क्या उसमें ये प्यार बरकरार रहेगा? आपको कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए, हमने बेहतर किया है जहाँ भी रहे हैं और लोगों का प्यार मिला ही है। और मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव आने वाले हैं, अगर मुझे टिकट या मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है तो धर्मशाला की जनता जो है वो हमारे साथ ही चलेगी और उनका प्यार हमारे साथ ही रहेगा। जी, आप कांग्रेस के एक कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से रहे हैं और सुधीर शर्मा जो हैं वो भी कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ आपके जो संबंध हैं उन्हें लेकर काफ़ी बातें बाहर आती थी कि उनके साथ आपके संबंध कभी मधुर नहीं रहे। इसका क्या मुख्य कारण रहा? देखिए, 12 में उनको धर्मशाला में भेज दिया गया क्योंकि वो वहाँ उनका बैजनाथ रिजर्व हो गया था और कांग्रेस पार्टी ने उनको धर्मशाला में टिकट दिया और धर्मशाला के लोगों ने, धर्मशाला की कांग्रेस ने उनके लिए काम किया और वो जीते और कांग्रेस सरकार ने उनको मंत्री बनाया। लेकिन 17 में जब इलेक्शन हुआ तो वो हार गए और जब 19 में यहाँ से जब किशन कपूर जी जो एमएलए जीते थे और उनको पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वो जीत के चले गए, तो बाई इलेक्शन धर्मशाला पे आ गया। और उस समय की जो घटनाक्रम था उसमें सुधीर शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। वहीं से हमारा थोड़ा सा ये हो गया। हमारा ये मानना था कि जब पार्टी को नेता की ज़रूरत है तो वो नेता उस समय पार्टी को पीठ दिखा रहा था, धर्मशाला की जनता को पीठ दिखा रहा था। तो वहीं से हमारे मतभेद शुरू हो गए और हमारा क्योंकि पार्टी विचारधारा के साथ हम जुड़े हुए थे, जब व्यक्ति पार्टी को ज़रूरत पड़ने पर पार्टी को पीठ दिखा दे तो उससे हमारा कोई नाता नहीं, क्योंकि हम तो एज पार्टी कार्यकर्ता के रूप में 12 में उनको जितवाया था यहाँ पे और 12 में उनके लिए काम किया था, तो हमने पार्टी के लिए उसमें काम किया था। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी और उन्होंने पीठ दिखा दी तब फिर वो मतभेद शुरू हो जाते हैं। जी, अगर मान लीजिए आपको आज पार्टी ने टिकट दे दिया तो धर्मशाला की जनता आपको क्यों वोट दे? क्या मुद्दे होंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मशाला की जनता ये बखूबी जानती है कि जो इलेक्शन 5 साल के बाद आना था और अभी 14 महीने के बाद ही इलेक्शन आ गया, क्योंकि हमने ये देखा है जब तक एमएलए जो है वो या तो दूसरा इलेक्शन लड़के चला जाए पार्लियामेंट का, तब बाई इलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये पहली बार यहाँ हुआ कि जिस व्यक्ति को धर्मशाला के लोगों ने विधायक बना के भेजा, उस व्यक्ति ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और जिस पार्टी सिंबल से वो लड़ा उसकी सरकार को गिराने की कोशिश की और वो दूसरे पार्टी में चले गए। और उसके चलते जो धर्मशाला में जो माहौल बना, बाई इलेक्शन का जो माहौल बना, तो इसको धर्मशाला के लोग इस तरह से देख रहे हैं कि हमने तो विधायक बना के भेज दिया और उन्होंने तो एज विधायक काम करने थे, तो ऐसा क्या हो गया कि वो पार्टी छोड़ के चले गए, सरकार को धोखा दिया, जो सरकार काम कर रही थी, अपनी पार्टी के लोगों को धोखा दिया, अपने धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को धोखा दिया, धर्मशाला के लोगं के साथ विश्वासघात किया। तो उसके चलते जो धर्मशाला के लोग हैं वो बड़े आहत हैं। और दूसरा हम लोग ये बात करें कि जो 14 महीने का जो कार्यकाल इनका रहा महाशय जी का, इन 14 महीनों में इन्होंने जनता से इतनी दूरी बना के रखी कि जो लोग इनके घर पे जाते थे काम करवाने के लिए, उनके लिए इनके गेट नहीं खुलते थे और जब लोग ज़रूरत पड़ने पे इनको फ़ोन करते थे तो इन्होंने उनके फ़ोन नहीं उठाया, जनता से बिल्कुल दूरी बना के रखी। और ऊपर से तीसरा काम इन्होंने ये कर दिया कि सरकार को गिराने की कोशिश कर दी, पार्टी तोड़ दी। तो मुझे लगता है कि जनता जो धर्मशाला की है वो सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और दूसरा आपका कहना कि धर्मशाला की जनता हमें क्यों वोट दे। देखिए, धर्मशाला की जनता पहले भी उन्होंने कांग्रेस को जितवाया था और जो हिमाचल में सरकार चली हुई है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जिसके मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कार्यकाल जो अभी 14 महीने का हुआ, उन्होंने बेहतर काम किया और लोगों को जो उन्होंने गारंटियाँ दी थी उस पर वो काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है
उसका जो नुमाइंदा उसी को जितवा के यहाँ से भेजें। और तीसरा, क्योंकि हमने इतने सालों से यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यही लोगों में रहते हैं और लोग बार बार हमें चुनाव जीत के भेजते हैं आगे जहाँ भी हम चुनाव लड़ते हैं। और दूसरा ये कारण है कि हमने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में काम किया और कांग्रेस के साथ हम लोगों ने जैसा भी समय आया हम लोग चले। हमने किसी का ऐसा नहीं कि अपने हित के लिए कुछ किया हो। आपके ध्यान में होगा जब पिछला इलेक्शन हमने कॉरपोरेशन का लड़ा तो हमने पार्टी सिंबल पे ही यहाँ पे लड़ा और हमने पार्टी को जीत दिलवाई है। और जो धर्मशाला के जो काम है, धर्मशाला को लोगों को काम चाहिए, धर्मशाला के जो काम है उनको पता है ये सरकार अभी और चलनी है 3.5 साल, सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो सरकार के साथ जाना ही जो है समझदारी है। जो यहाँ पे काम चले हुए हैं, जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, उस पर काम करना है। बहुत शीघ्र इलेक्शन के बाद जो पैसा जमा करवाना था उस पर काम होना है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना है। जो IT पार्क हमारा चैतड़ू में चला हुआ उसको स्पीड अप करना है। और 250 करोड़ का जो अभी एक प्रोजेक्ट था जो ढगवार में लगना था हिमगंगा के नाम से, उस पर काम, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट वहाँ पे बनने थे, उस पर काम करना है, रोज़गार दिलवाना है लोगों को। जो टूरिज़्म के रिलेटेड जो धर्मशाला में और हम लोग डेवलप कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे ये लगता है कि धर्मशाला के जो लोग हैं वो सरकार की तरफ के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट का उन्होंने देखना है। और उस व्यक्ति को उन्होंने, जिस व्यक्ति ने उनके साथ धोखा किया, जिस व्यक्ति ने हिमाचल की संस्कृति को दागदार करवाया है और अपने फ़ायदे के लिए जो व्यक्ति किया है, उसको सबक सिखाने के लिए धर्मशाला की जनता तैयार बैठी है। जी, आपने कहा अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उनका कहना है कि वो आहत थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, क्योंकि यूं ही कोई बागी तो नहीं हो जाता है, या तो उसका मन आहत हुआ होता है या फिर कोई लालच होता है। इस केस में आपको क्या लगता है, क्या था? देखिए, मुझे ये नहीं समझ आता कि किस चीज़ से वो आहत हुए। अगर सरकार बनी, धर्मशाला की जनता ने उनको जितवाया, विधायक बन के भिजवाया, तो धर्मशाला के काम करने चाहिए थे ना। लोगों से क्यों नहीं मिले वो लोग? आहत तो उन्होंने लोगों को किया, सम्मान को ठेस जो पहुंचाई उन्होंने, जो धर्मशाला की जनता थी उनको पहुंचाया। ऐसा क्या हो गया, वो क्यों आहत हो गए? अगर उनको लगता था कि कोई उनका, देखिए धर्मशाला में जितने भी अधिकारी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के थे, सब डिवीजन लेवल के थे, सभी उन्हीं के थे। उन्हीं के कहने पे एक्शन IPH आए, PWD आए, SDM आए, तहसीलदार आए, कमिश्नर कॉरपोरेशन आए। तो काम तो लोकल उन्हीं ने करना होता है, उन्हीं अधिकारियों ने करना होता है, उन्हीं के कहने पे ये हो रहा था सारा। लेकिन वो कितनी बार वो चीफ मिनिस्टर से मिले धर्मशाला के प्रोजेक्ट को लेके। आपको ध्यान होगा अभी विधानसभा में कितनी, मुझे लगता है कि 3 या 4 विधानसभा हो गई इस बजट सेशन को मिला के, तो कितनी बार उन्होंने धर्मशाला की आवाज़ वहाँ पे पहुँचाई। अभी जैसे इन्होंने जाना था अभी जब, तो उससे 2 दिन पहले उन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू उठा दिया, जब इन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि हमने जाना ही है ना। तो ये धर्मशाला की जनता सब समझती है। और अगर हम लोगों ने यहाँ से, अगर धर्मशाला के लोगों ने उनको विधायक उनको वोट डाले, तो एज विधायक लोगों से मिलते तो सही, लोगों से बात तो करते, लोगों की समस्याएं सुनते। जब भी आदमी कोई जाता था तो उनसे पहले तो 2-2 घंटे करके बाहर खड़े रहेंगे, फिर अंदर से कोई आएगा कि अभी साहब नहीं है, मिलना नहीं चाहते। ये चीज़ें हमें पहले इतनी नहीं पता थी, लेकिन जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। और लोग इस चीज़ को बड़ा भारी, उनके मन में दुख है कि ऐसे नेता भी होते हैं जिनको हम लोग जब वोट आते हैं तो वो हाथ जोड़ के आगे चल पड़ते हैं या अलग अलग ठगने के तरीके ढूंढते हैं, और जब जीत के चले जाते हैं तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो लोगों में ये बहुत चिंता है और वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा हशर किया जाए कि हिमाचल में जितने भी और नेता हैं वो ऐसा कभी फ्यूचर में काम ना करें कि अपने लोगों के साथ धोखा करें, अपनी पार्टी के साथ धोखा करें। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोगों के विचार सुनने को मिल रहे हैं। जी, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो 100% आहत हुआ होगा जब सुधीर शर्मा ने बगावत की, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है, दोनों ही पार्टियों का जो कार्यकर्ता है, क्या वो उनमें से कोई भी आज सुधीर शर्मा के साथ पूरे मन के साथ है? देखिए, भाजपा की हालत तो इतनी बुरी है, जो भाजपा के धर्मशाला के कार्यकर्ता हैं। अब देखिए, पिछले 3 टर्म से वो तो इनको उल्टा सीधा इनके बारे में बोलते रहते थे,
और जैसे कि धर्मशाला की जनता को एक्सपीरियंस है इनके कामों का, इससे बीजेपी वाले बड़ी अच्छी तरह बखूबी जानते हैं वो। अब बिना लोकल यहाँ उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूछे बिना जो उनकी एंट्री वहाँ पे होगी, अब भाजपा का कार्यकर्ता तो बहुत दुखी है और उनको पता है कि कांग्रेस की क्या हालत करके गए हैं, कांग्रेस के कैडर को कैसे इन्होंने छिन भिन करने की कोशिश की, वही हिसाब इनका भाजपा में होने वाला है। तो भाजपा के लोग जो हैं इस बात से बहुत आहत हैं और मेरा तो उनसे ये कहना है कि वो अपनी वैसी पोजीशन ना बनवाएं जैसे कि कांग्रेस वालों की यहाँ हो गई थी और समझदारी से काम लें, धर्मशाला के लिए सोचें। ये इलेक्शन मैडम ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का, ये धर्मशाला के लोगों का इलेक्शन है, धर्मशाला के लोगों की सम्मान का इलेक्शन है, धर्मशाला के लोगों के विश्वास का इलेक्शन है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि हम इस बार धर्मशाला को जितवाएंगे और जो धर्मशाला के विरोध में थे, जो धर्मशाला के लोगों के विरोध में थे, उनको मजा चखाएंगे। जैसे हमने बात की बगावत की, तो जो 6 कांग्रेस के बागी थे उनकी बगावत का अपना अपना कुछ रीज़न है, लेकिन जो 6 निर्दलीय विधायक हैं आपकी नज़र में, 3 निर्दलीय विधायक हैं, आपकी नज़र में उनके इस्तीफे क्यों हुए? क्या आपको लगता है यहाँ कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है? देखिए, भाजपा ने चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है और सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनती है। और जिस जनता ने जिन लोगों को सरकार बनाने के लिए भेजा, उस जनता के अगेंस्ट उन्होंने जाके सरकार को गिराने की कोशिश की। अब ये तो हर कोई जानता है कि 3 विधायक जो ना इस पार्टी के ना उस पार्टी के, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए? ऐसा क्या प्रेशर पड़ गया? पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा जहाँ जहाँ उनको लगता है वो सरकार गिराने के नए नए हथकंडे अपनाती है। कभी वो ईडी में जो नेताएं हैं, बड़े नेता हैं, उनको फंसाती है। अब कई चीफ मिनिस्टर उन्होंने फंसा दिए, कई चीफ मिनिस्टर अंदर हैं, कई मंत्री अंदर हैं दिल्ली के। तो वो हर हथकंडा अपनाती है सरकार गिराने के लिए। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ? हो सकता है वो 3 विधायक भी उसी चक्कर में हों, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा या कोई उनका अपना और हित हो सकता है। लेकिन जनता के सामने वो कैसे जाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने तो उनको इंडिपेंडेंट बना के भेजा, एमएलए बनाया, तो अब वो एमएलए के बाद क्या डायरेक्ट क्या लड़ना चाहते हैं? अब फिर एमएलए के लिए आएंगे वो वापस? तो ये तो जनता के साथ धोखा है। और ये जो पैसा इस इलेक्शन में जो लग रहा है, जनता का पैसा ही लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। इनके अगेंस्ट भी कोई ना कोई कार्रवाई तो या कोर्ट करे या जो स्पीकर जिनके हाथ में है उनके अगेंस्ट भी ऐसे एक्शन होना चाहिए कि भविष्य में लोग अपने फ़ायदे के लिए जनता के साथ धोखा ना करें और पब्लिक के पैसे का ऐसे मिसयूज़ ना होने दें। एक और सवाल इसी से रिलेटेड, विधायक बनना बहुत मुश्किल एक काम है, मतलब पूरा आपको कैंपेन करना पड़ता है, एक लहर खड़ी करनी पड़ती है, एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, सिंक बनाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद इन 6 लोगों ने प्लस 3 निर्दलीय लोगों ने जो फैसला लिया वो हम सबके सामने है। तो ऐसा क्या इनको कॉन्फिडेंस था या फिर इनकी रणनीति उतनी मजबूत नहीं थी या कांग्रेस का जो इसका काउंटर था वो इतना स्ट्रांग था? क्या आपको कारण लगता है कि सरकार बच गई? ये बीजेपी का जो मायाजाल था, मुझे लगता है कि उसमें ये लोग फंस गए और इनको ये शायद ध्यान ही नहीं होगा कि ये क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खरीदो फरोख्त हुई है ना, और उस चक्कर में ये लोग फंस गए और अंत में क्योंकि इन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन सरकार जो मजबूती से खड़ी रही, इनके जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हुए। तो जितना इन्होंने सोचा था सरकार गिराने के लिए और अपने बेनिफिट के लिए ये लोग जो इन्होंने जितना भी कृत्य किया है, ये इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। आप देखिए पूरे हिमाचल में जहाँ पे 6 अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, सभी जगह से एक ही आवाज़ है कि वहाँ पे कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं और ये जो विधायक हैं ये सारे हार रहे हैं। तो इनको मुझे लगता है कि इनको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पब्लिक का माहौल क्या है, क्योंकि लोगों के साथ जो विश्वासघात इन्होंने किया, जनता इसका जवाब देती है और ये वोट के रूप में ही जाता है। और ये जब इलेक्शन होंगे तो आप देख लेना क्या बुरे हालत इनके होंगे। जी, आपने बात की कि जनता जवाब देगी। आपके हिसाब से जो 6 उपचुनाव होने और 4 लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, अब जो विधानसभा के चुनाव हैं, जनता के हिसाब से तो 6 कांग्रेस और 0 होगा इनका भाजपा का, क्योंकि जनता का जो माहौल है हिमाचल में, और हिमाचल में सरकार कांग्रेस की मजबूत है, तो कोई नहीं चाहता कि वो सरकार के विरुद्ध जाएं। और जो इन्होंने किया है, इनके अगेंस्ट माहौल है, तो
डेफिनेटली लोग सरकार के साथ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को ही जितवाएंगे। और रही जो 4 हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे चारों जो कैंडिडेट हैं बहुत मजबूत गए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टेट का जो सरकार होती है उसका भी इस पे इलेक्शन में फ़र्क पड़ता है। वो जो माननीय मुख्यमंत्री की छवि पूरे हिमाचल में उभर के आई है, एक ईमानदार नेता, एक आम घर से नेता, और जो ओपीएस पे काम किया, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की, और जो जिनके माता पिता बच्चों के नहीं हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का जो दर्जा दिया, तो ये जो काम बेहतर कर रहे हैं उनका भी इन चारों इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जी, आखिर में मैं बस चाहूँगी कि आप धर्मशाला की जनता से एक अपील करें, जो भी आपके दिल की बात है वो आप उनसे कहें कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप क्या उनके लिए करेंगे और वो अपना वोट आपको क्यों दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि जनता धर्मशाला की, मैंने कहा बार बार कि जनता धर्मशाला की जो है वो आहत हुई है, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप धर्मशाला में जो पिछले इतने वर्षों से जो काम, उल्टे पुल्टे काम यहाँ पे हुए, भय का माहौल बना, जो सरकार के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की, पार्टी के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, जनता को ठगा है, एक तो उनके विरुद्ध वो वोट करें, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। दूसरा मेरा ये कहना है कि सरकार अभी 3.5 वर्ष हिमाचल में कांग्रेस की रहेगी। हमने धर्मशाला के प्रोजेक्टों को पूरा करना है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, आईटी पार्क का हो, या जो हिमगंगा योजना, जो 300-250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट धर्मशाला में है, जिससे धर्मशाला के लोगों को रोज़गार मिलने की बात है, उनको हमने धर्मशाला में ऐसे प्रोजेक्टों को पूरा करना, धर्मशाला को आगे लेके चलना है। तो समझदारी से उन लोगों के विरुद्ध वोट करें जिन्होंने ठगा है, और सरकार के साथ जाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे, क्योंकि सरकार ने ओपीएस दी है और सरकार 1500 रुपये जो महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं उस पर काम कर रही है। तो हमने बेहतरी की तरफ जाना है। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बेहतरी की तरफ चलें, सरकार को मजबूत करें, ऐसे मुख्यमंत्री को मजबूत करें जो आम परिवार से और जनता के हित के लिए काम कर रहा है। तो सभी का दायित्व है कि ऐसी सरकार को मजबूत करने के लिए हम आगे आएँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अभी सुना जग्गी जी को। अब देखते हैं उनके नाम पर जो उनके टिकट पर कांग्रेस मोहर लगाती है या नहीं, लेकिन एक भी चुनाव आज तक वो हारे नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है, और कांग्रेस के साथ 2 दशक से भी ज़्यादा का उनका कार्यकाल रहा है। धर्मशाला की जनता के साथ डायरेक्ट एक रिश्ता उनका है। बाकी आपसे हम अंत में यही कहेंगे कि आप अपने घरों से निकलकर 1 जून को वोट ज़रूर करिएगा। एक लोकतंत्र में ये आपका हथियार और अधिकार दोनों है। साथ ही सी-विजिल ऐप पर अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि होते देखें जो चुनावों के समय नहीं होनी चाहिए तो रिपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। देखते रहिए समाचार फर्स्ट।